हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं सब वेद प्रकाश मंडल। हम क्लास 12 के बायोलॉजी के जो छठे चैप्टर हैं वंशागति का आणविक आधार, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोग को बता दिया था कि ग्रिफिथ का प्रयोग कैसे हुआ। ठीक है, ग्रिफिथ ने चूहे में अपना प्रयोग किया। ठीक है, ठीक उसी तरह उसका प्रयोग फिर एवोरी, मैकॉर्ड और मैककार्टी ने किसमें किया, एक कांच के पात्र में किया। ठीक है, उसके बाद कांच के पात्र में करने के बाद वो बताया कि डीएनए ही वैसे पदार्थ थे जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आर स्ट्रेन के सेल को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया और चूहे की मृत्यु हो गई। ठीक है, तीसरा प्रयोग किया था अल्फ्रेड डी हर्शे और मार्था चेज, जिसको हम लोग हर्शे और मार्था चेज या हर्शे और चेज का प्रयोग के नाम से जानते हैं। उसने अपने प्रयोग में ये सर्वमान्य रूप से प्रस्तावित कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो डीएनए ही जब जेनेटिक मटेरियल है तो इसके पहले, ठीक है, ये तो उसने सर्वमान्य रूप से प्रतिपादित कर दिया, लेकिन इसके पहले क्या था कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। हमने ये भी बताया था पार्ट 1 में कि आरएनए जो होते हैं कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें आरएनए क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल यानी जेनेटिक गुणों का आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं, जैसे हो गया क्या था HIV वायरस बताए थे आपको। उसके बाद फिर बताए थे TMB, ठीक है, उसके बाद बताए थे पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, उसके बाद और क्या बताए थे, इन्फ्लुएंजा के वायरस। ठीक है, ये सब वायरस जो है, ये सब वायरस में कौन जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है, तो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। और इसके पहले भी ये माना जाता है कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, आरएनए क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, और उसके बाद आरएनए से पुनः डीएनए का निर्माण हुआ और डीएनए से प्रोटीन का निर्माण हुआ। डीएनए से एमआरएनए बने, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बने, प्रोटीन बनने के बाद ये जो संश्लेषित हुए वो बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार किया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आरएनए क्या थे, जेनेटिक मटेरियल थे। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जब आरएनए था तो किस किस में काम करता था, ठीक है। तो आरएनए का जब जेनेटिक मटेरियल था तो ये कुछ वायरस में, जैसे क्या था HIV, TMB, इन्फ्लुएंजा, पोलियोमाइलिटिस और एनसेफेलाइटिस। ठीक है, ऐसे कुछ वायरस हैं जिसमें क्या है कि वायरस जो है
आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे वायरस है जैसे जैसे क्या है कि ये है HIV वायरस, उसके बाद है तंबाकू मोजेक वायरस, उसके बाद इन्फ्लुएंजा का वायरस, उसके बाद है पोलियोमाइसिटिस और इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, इंसेफ्लाइटिस हो गया, उसके बाद पोलियो वायरस हो गया, पोलियोमाइसिटिस हो गया। ये सब वायरस में क्या करते हैं, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। दूसरा पार्ट है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पौधे की कोशिका में भी ये जो है जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। प्लांट के मैक्सिमम वायरस में तीसरा है बैक्टीरियोफेज में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में कौन कार्य करता है, आरएनए। ये कान में खोस लेना है कि आरएनए किस किस में जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। डीएनए के पहले आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, अब ये बात दिमाग में ले लेना है कि कुछ ऐसे वायरस हैं जैसे HIV, TMB, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियोमाइसिटिस, इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, इसमें से आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। प्लांट के कुछ मैक्सिमम वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल का कार्य आरएनए ही करता है, और बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु के भोज्य में, जीवाणु भोजी में भी आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। ठीक है, अब ये जो है आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, तो आरएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल हुआ, तो आरएनए के बाद डीएनए तैयार हुआ। ठीक है, आरएनए के बाद डीएनए तैयार हुआ, और डीएनए आरएनए में कुछ ऐसी रासायनिक चेंजेज आए जिसके कारण डीएनए का निर्माण हुआ, और डीएनए पुनः फिर से क्या बनाए, एमआरएनए बनाए, मैसेंजर आरएनए तैयार किया, और मैसेंजर आरएनए फिर क्या किया, प्रोटीन का निर्माण किया जो हमारे बॉडी की लंबाई में ग्रोथ करते हैं। मतलब जैसा जैसा आरएनए यानी डीएनए को इंफॉर्मेशन था वैसा एमआरएनए को दिया, एमआरएनए प्रोटीन बनाया, उसी वैसे ही एमआरएनए प्रोटीन बनाए जिस तरह से वह आगे बढ़ सके। ठीक है, जैसा इंफॉर्मेशन था वैसा ही वो बनाते गए। ठीक है, तो आरएनए क्या थे, सबसे पहले आरएनए था। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में। उसके बाद इसमें जो है कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो कि आरएनए डीएनए का निर्माण किया। ठीक है, इसीलिए क्या है, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। ये पूछा जाता है कि आरएनए क्या, क्यों आरएनए किस लिए जेनेटिक मटेरियल थे, तो आरएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल थे, तो आरएनए केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आरएनए में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो कि आरएनए डीएनए का निर्माण किया। ठीक है, तो डीएनए ही अब क्या है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये था कुछ आरएनए के बारे में। अब जो है डीएनए क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, डीएनए से आरएनए के निर्माण की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए
बनने की विधि को, अब देखिएगा यहाँ पे डीएनए हो गया, उसके बाद ये क्या बनाते हैं, एमआरएनए, एमआरएनए बनाते हैं, उसके बाद ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे डीएनए के पास जो जैसा इंफॉर्मेशन था वो मैसेंजर आरएनए को तैयार किया, मैसेंजर आरएनए फिर क्या वैसे ही इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रोटीन का निर्माण किया और वह हमारे बॉडी में निहित कर दिया। ठीक है, इस तरह से डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन तैयार हुए। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने के विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये बोलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहा जाता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का हो गया। ठीक, इसी तरह आपको एक आएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, तो आरएनए से डीएनए बनने की विधि को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनने के विधि को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, यहां पे जो है ना, ये डीएनए से एमआरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसी का उल्टा यहाँ आरएनए से डीएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, ये जो विधि है, ये विधि ये आरएनए से डीएनए बनना, यानी आरएनए से सबसे पहले क्या बनाया, ये आरएनए डीएनए का निर्माण किया, फिर ये डीएनए एम मैसेंजर आरएनए तैयार किए, और मैसेंजर आरएनए फिर क्या किया, प्रोटीन का निर्माण किया। ठीक है, तो इस तरह से आरएनए फिर से डीएनए निर्माण किया, और डीएनए फिर मैसेंजर आरएनए का निर्माण किया, और मैसेंजर आरएनए प्रोटीन का निर्माण करके बॉडी का जो है एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। जैसा डीएनए में इंफॉर्मेशन था वैसा मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन आया, और मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन वैसी ही आई
जैसा, सॉरी प्रोटीन में जैसा, प्रोटीन में वैसा ही में जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास था वैसा ही प्रोटीन के पास आया और प्रोटीन क्या किया, बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। ठीक है, ये डीएनए से एमआरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं तथा एमआरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। यह विधि सेंटर डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे देख लिया आपकी आरएनए डीएनए का निर्माण किया, एमआरएनए फिर बना और एमआरएनए बनने के बाद ये प्रोटीन का निर्माण किया। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की विधि ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की विधि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की विधि एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की विधि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, वह एंजाइम का नाम है ट्रांसक्रिप्टॉन। वह एंजाइम क्या है? ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। यह एंजाइम की उपस्थिति के कारण ही ट्रांसक्रिप्शन की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की विधि उत्पन्न होती है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अगर नहीं रहे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की विधि नहीं होगी। ठीक है, तो जो आरएनए है वह जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने का प्रमाण मिल भी जाता है कि ये आरएनए क्या करते हैं, डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, डीएनए फिर क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है। तो आरएनए से डीएनए बनने की विधि को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए, डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन तो बता दिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की विधि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे किसमें कि हमने ये भी बताया कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होने का मूल मकसद किसमें है, एचआईवी वायरस, टेमेको मैजिक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पॉलीमाइसेटेज और इन्फ्लुएंसेटेज में होता है। प्लांट के कुछ मैक्सिमम वायरस में भी होता है और बैक्टीरियोफेज में भी होते हैं। ठीक है,
अब हम डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो डीएनए जो होता है, डीएनए है क्या? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही है। तो डीएनए की जो संरचना है, डीएनए कैसे बने होते हैं? तो डीएनए डबल पॉली न्यूक्लियोटाइड के चेन का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ डीएनए जो है डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो पॉली मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे कि पॉलीमर यानी बहुलक, ठीक है। तो पॉली मीन्स क्या होता है? तो पॉली मीन्स बहु होता है, ठीक है। पॉलीमर मीन्स बहुलक होता है, तो ये बहु होता है। इसी का पर्यायवाची मीन्स अनेक होता है, ठीक है। तो अनेक न्यूक्लियोटाइड के जोड़ से जो एक चेन बनती है, दो चेन बनाना है, और वह दो चेन ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, जो चेन डीएनए का निर्माण करता है। अब ये अनेक न्यूक्लियोटाइड, मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, इस तरह से अनेक है, ठीक है। इसी का अपोजिट फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आते हैं, यहाँ पे आ गए, फिर आ गए, फिर आ गए, फिर आ गए, और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड डबल हुआ, तो यहाँ ट्रिपल, फिर डबल, ट्रिपल, डबल, ट्रिपल, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये सब क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के चेन से ही डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो डीएनए में ये जो न्यूक्लियोटाइड है, टाइड क्या है, ये इसके बारे में जानना है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, ये 3 प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं। ये जो होते हैं तत्व क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। ए नंबर पेंटोज शुगर, दूसरा नंबर पे आ जाता है नाइट्रोजन बेस, या तो फिर फास्फेट ग्रुप, हो गया। सी नंबर पे आता है नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ना, ये नाइट्रोजन बेस टोटल 5 टाइप के होते हैं। फास्फेट ग्रुप PO4 होता है, ठीक है। और पेंटोज शुगर जो होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, और एक होता है राइबोज शुगर। और नाइट्रोजन बेस में आ जाता है एडेनिन
उसके बाद आता है थाइमिन, साइटोसिन, उसके बाद आता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल। ठीक है, ये जो 5 टाइप के नाइट्रोजन बेस है 1 2 3 4 5, लेकिन यहां हम ये बता देते हैं कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होंगे वह नाइट्रोजन बेस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन होता है। एडेनिन को ए से, थाइमिन को टी से, साइटोसिन को सी से और गुआनिन को जी से दर्शाया जाता है। लेकिन आरएनए में अब फिर बोलिएगा कि ये हम जब 5 नाइट्रोजन बेस है तो इसमें डीएनए में 4 ही काम करते हैं, तो 5वां नाइट्रोजन बेस कहाँ कार्य करता है? तो इसमें जो आरएनए में ये जो थाइमिन है ना, थाइमिन के जगह पे यूरासिल कार्य करता है। ठीक है, तो थाइमिन की जगह पे कौन काम करता है? यूरासिल काम करता है आरएनए में। ठीक है, आरएनए में थाइमिन नहीं पाए जाते हैं बल्कि थाइमिन के जगह यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं यहाँ 5 प्रकार के हैं, लेकिन नाइट्रोजन बेस को 2 टाइप में बांटा है। ये पांचों नाइट्रोजन बेस को 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है? नंबर एडेनिन और गुआनिन को रखा है प्यूरिन नाइट्रोजन बेस। ठीक है, और थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल को रखा है पेरीमाइडिन। ठीक है, तो पेरीमाइडिन एक हो जाता है पैरीमाइडिन बेस और दूसरा हो जाता है प्यूरिन बेस। ठीक है, तो प्यूरिन बेस जो होता है डाइसाइक्लिक होते हैं। डाइसाइक्लिक होते हैं कौन? प्यूरिन बेस। और पायरीमाइडिन बेस सिंगल साइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो पायरीमाइडिन सिंगल साइक्लिक और प्यूरिन बेस जो होते हैं वो डाइसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको ये बता दिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है डीएनए में ये जो 5 नाइट्रोजन बेस है, ये 5 नाइट्रोजन बेस में कौन ऐसी नाइट्रोजन बेस है जो आरएनए में कार्य करता है? तो आरएनए में कार्य करने के लिए कौन से नाइट्रोजन बेस हैं? तो आरएनए में कार्य करने के लिए थाइमिन के जगह पे आरएनए में कार्य करने के लिए यूरासिल नाइट्रोजन बेस है जो आरएनए में कार्य करता है। ये दिमाग में अटैच कर लेना है कि थाइमिन की जगह पे यूरासिल ही नाइट्रोजन बेस ऐसे हैं जो काम करते हैं। ठीक है, अब हम ये डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में बताएंगे। और ये जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर क्या है? राइबोज शुगर जो है आरएनए में कार्य करता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में कार्य करता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड बनाना है और आरएनए तैयार करना, सॉरी डीएनए तैयार करना है।
देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर जानने के लिए इतना जानना अनिवार्य था कि कौन से प्यूरिन होते हैं और कौन से पैरीमाइडिन होते हैं। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम अभी जानेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसी होती है। डीएनए का स्ट्रक्चर जानने के लिए सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन बेस जो होंगे वो गुआनिन, एडेनिन और थायमिन, इसके बारे में जान लेना है कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस में कैसे अटैच होते हैं नाइट्रोजन बेस, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखना है कि ये कैसे होता है। ये पंच कार्बनीय रूप में बटे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे जो है ये 1 कार्बन 2 3 4 5, ये 5th कार्बन है। तो ये 5th कार्बन क्या करते हैं, PO4 को जोड़ते हैं और यहाँ पे जो है ना ये OH हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस हो गया एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। ठीक है, इस तरह से ये जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, ये फॉर्मूला किसका है, ये जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर जो है ओनली फॉर डीऑक्सी राइबोज का है। ठीक है, यही डीऑक्सी राइबोज में यहां एक है हाइड्रोक्साइड ग्रुप और यहां है हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, और राइबोज में क्या होता है, यहीं पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप पाया जाता है, यहां पे ही OH पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डीऑक्सी है तो सिंगल है, हाइड्रोजन ग्रुप हाइड्रोक्साइड ग्रुप है और इसमें हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हम अगर एडेनिन का फिगर बनाए तो वो बनता है इस जगह जो प्रथम कार्बन का समूह है उस जगह पे एडेनिन जुड़ गया। ठीक है, पहला न्यूक्लियोटाइड एडेनिन के लिए। ठीक है, दूसरा जो बनेगा वह क्या बनेगा, कोई भी एक, यहां पे गुआनिन दे देते हैं। फिर ये साइटोसिन, फिर ये थायमिन, इस तरह से जो है अपना अपना एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, गुआनिन हो गया, सब एक एक अपना न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड तैयार कर लेते हैं। नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोज और फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे
ये जानना अनिवार्य था कि एडेनिन यहाँ पे जुड़ता है यानी फर्स्ट कार्बन पे, और फास्फेट ग्रुप जुड़ता है पांचवें कार्बन पे, यानी पंच कार्बनीय होते हैं। कौन? डीऑक्सीराइबोज जो होते हैं वह पंच कार्बनीय ग्रुप में बटे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, है ना। तो फिफ्थ कार्बन पे फास्फेट ग्रुप जुड़ता है और प्रथम कार्बन यानी 1 कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कि नाइट्रोजन बेस का जो डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं चेन, वो चेन बना के आपको बताने वाले हैं कि चेन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो चेन होता है इस टाइप से होता है। एक हो गया एडेनिन के लिए, ठीक है, फास्फेट ग्रुप हो गया वहां पे। लेकिन नेक्स्ट जो जुड़ेगा न्यूक्लियोटाइड, दूसरी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेंगे तो वो OH ग्रुप, जहां हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप है वहां पे, यानी 1 2 3 टर्टियरी कार्बन पे यानी तीसरे कार्बन पे कौन आ जाएंगे? फास्फेट ग्रुप आ जाएंगे, PO4 आ जाएंगे यहाँ पे। और ये फिर क्या होगा? यहां पे एडेनिन लिए हैं, यहां पे थाइमिन, देखिए नाइट्रोजन बेस यानी हाइड्रोजन बेस जो जुड़ते हैं AT पे ATTA, GCCG, यहां पे हम एडोनिन, यहां गुआनिन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से ये फिर क्या जोड़ते हैं? PO4 को लेते हैं और ये अब यहां हम थाइमिन ले लेते हैं। फिर ये PO4 तीसरे कार्बन समूह पे आके जुड़ता है और नेक्स्ट का फिफ्थ कार्बन पे आके जुड़ जाता है। अब यहां C यानी साइटोसिन ले लेते हैं। फिर ये PO4 तीसरे कार्बन पे आके जुटेंगे और ये H, ठीक है। तो इस टाइप से ये फिर फिफ्थ कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड का। तो ये जो है एक चेन हो गया, एक सिंगल चेन बन गया आपका यहां से। अब दूसरा चेन जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे ये देखिए। दूसरा चेन इसका जो है वो अपोजिट बनेगा। ठीक है, तो
अपोजिट बनाने के लिए ऑक्साइड, कार्बन 1 आ गया, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और यहां कार्बन 5। यहां से ये PO4 जुटेगा और दूसरे का 3 पे आके सेट हो जाएगा। यहां पे हो गया थायमिन, ठीक है। फिर ये दूसरे कार्बन यहां थायमिन है, ठीक है। यहां साइटोसिन और यहां एडेनिन, यहां पे गुआनिन। ठीक इसी तरह फिर ये PO4 आगे बढ़ते जाएंगे और अपना न्यूक्लियोटाइड बनाते जाएंगे, ठीक है। और ये जो है जुड़ते कैसे हैं, हाइड्रोजन बेस के कारण जुड़ते हैं। दो नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़ते हैं। ये क्या है, जो एडेनिन और थायमिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एडेनिन और थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और थायमिन और एडेनिन जो है, थायमिन और एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, थायमिन और एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए और इस तरह से जुड़ गए। साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जुड़ गए। इस तरह से अनेक यानी ऑर्गेनिजम्स के क्वालिटियों के आधार पर उसके डीएनए की एक श्रृंखला तैयार होती है, जिसका कोई सीमा उसके क्वालिटी पे डिपेंड करता है। किसकी क्वालिटी पे, ऑर्गेनिजम्स के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसी संरचना डीएनए में पाई जाती है, ठीक है। अब जो है वाटसन और क्रिक ने एक ऐसा मॉडल डीएनए का तैयार किया जिसमें क्या होते हैं ये देख लीजिए कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का कैसा मॉडल तैयार किया। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल तैयार किया।
का वाटसन और क्रिक का मॉडल। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक का मॉडल कैसे हुआ देखिए। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक के डीएनए का मॉडल जो है ये आंतरिक भाग में नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडेनिन हो गया, तो यहाँ थाइमिन, यहाँ साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, फिर एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, इस टाइप से पाए जाते हैं। ये लोग अपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन बेस के आधार पे जुड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। ये हमने बताया कि हाइड्रोजन बेस के हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर ये दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, तो वाटसन और क्रिक ने ये भी बताया एंड क्रिक ने बताया कि डीएनए का बैकबोन का सिरा 3' से शुरू होकर 5' तक मुक्त रूप से अंत होती है। ठीक है, तो डीएनए जब 5' से मुक्त 3' से स्टार्ट होकर 5' से बेस में मुक्त होती है, तो यहाँ पे देखिए 3' से स्टार्ट हुआ ना, और 5' में मुक्त होगा। तो यहाँ पे एक सिरा 3' से स्टार्ट होती है, यहाँ से 3' से स्टार्ट हुआ, तो इसका मुक्त 5वें कार्बन पे हो जाती है। और वही फिर ये क्या है कि ये अगर 3' से स्टार्ट होती है, तो वह कहां से चले जाते हैं, 5वें कार्बन में लास्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डीएनए का जो है स्ट्रक्चर तैयार होती है। तो यहाँ पे ये 5', तो ये 3', यहाँ 5', तो यहाँ 3'। ठीक है, तो इस टाइप से जो है डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार होता है। और दूसरा पॉइंट, वाटसन और क्रिक ने ये भी बताया कि ये दोनों के बीच की जो डीएनए के ये वाले जो बैकबोन होते हैं ना, ये बैकबोन किसके बने होते हैं, तो ये बैकबोन फास्फेट ग्रुप और
डीऑक्सीराइबोज का बना होता है। ठीक है, तो डीऑक्स बैकबोन जो है फास्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोज का बना होता है। अब नेक्स्ट क्या है, वाटसन और क्रिक ने यह भी बताया कि डीएनए का व्यास कितना होता है। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और ये भी बताया कि वन पिच किसे कहते हैं, वन पिच। तो यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से 10 न्यूक्लियोटाइड्स 10 की दूरी को वन पिच कहा जाता है। ठीक है, तो वन पिच किसे कहते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड की दूरी, 10 न्यूक्लियोटाइड की दूरी को वन पिच कहते हैं। ठीक, तो एक न्यूक्लियोटाइड यानी एक नाइट्रोजन बेस की जो दूरी होगी वह कितनी होगी, तो यहां से वन पिच की दूरी, वन पिच की लंबाई जो होती है वो लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब यहां पे कितने का नाइट्रोजन बेस है, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो 10 नाइट्रोजन बेस जुड़ेंगे, तो 10 नाइट्रोजन बेस जुड़ेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर एक नाइट्रोजन बेस की दूरी निकालना हो, एक नाइट्रोजन बेस की दूरी बराबर 34/10 न्यूक्लियोटाइड है तो 10 से, इसलिए ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां से यहां की दूरी जो होगी, ये वाले बीच की दूरी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, तो ये है वाटसन और क्रिक के मॉडल से। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और 2 क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ किस बॉन्ड के आधार पर जुड़ता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं वह नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से किस बॉन्डेशन के आधार पर जुड़ती है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि वाटसन और क्रिक के मॉडल के अनुसार डीएनए का जो बैकबोन है वह किस से बना होता है और नाइट्रोजन बेस डीएनए में कहां पाए जाते हैं, आंतरिक भाग या फिर बाहरी भाग में। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।